हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने मैथ का और रीजनिंग का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, मैथ में मैंने आपको 2 चैप्टर्स करा दिए हैं, साथ ही में रीजनिंग में मैंने आपको 2 चैप्टर्स करा दिए हैं। अब दोस्तों, मैं आपको आज एक ही वीडियो के अंदर कंप्यूटर को ख़त्म करूंगा, मतलब कि एक ही वीडियो के अंदर आपका सारा कंप्यूटर मैं ख़त्म कर दूंगा, जो कि सभी स्टेट प्लस सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए होते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, फिर आपको मैं डेली एक साइंस का प्रैक्टिस सेट भी कराऊँगा, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम कंप्यूटर को कंप्लीट देखते हैं एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर का ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है हमारे सब्जेक्ट में, इसलिए एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर ये कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर को। दोस्तों, हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हम हार्डवेयर में डिवाइड करते हैं, एक हम विंडोज़ में डिवाइड करते हैं यानी सॉफ्टवेयर में डिवाइड करते हैं, और तीसरा हम नेटवर्किंग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं। हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर्स के पार्ट्स आते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्यूटर के इंटरनल ऐप्स वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में बताया जाता है। और नेटवर्किंग के अंदर दोस्तों कंप्यूटर के कनेक्शंस के बारे में बताया जाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है और इसके वर्किंग क्या होते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाता है कंप्यूटर यानी मॉनिटर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है सीपीयू, ये हो जाता है आपका माउस, और ये हो जाता है कीबोर्ड। और दोस्तों इन सबको मिला के हम बोलते हैं पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, या सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए सीपीयू क्या होता है दोस्तों। तो सीपीयू ये एक बड़ा सा होता है जिसे हम मदरबोर्ड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मदरबोर्ड के अंदर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे छोटा सा तो एक आपको चिप दिखेगा। इसे मैं अगर बड़ा करके दिखाऊं तो ये रहा, और इसे मैं और बड़ा करके दिखाऊं तो ये रहा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सीपीयू। दोस्तों, इस सीपीयू के अंदर कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर, कैच मेमोरी। ठीक है दोस्तों, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते क्या हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम्स बेसिकली क्या होते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, मतलब जो कोई निर्देश हम देते हैं, जो कोई बात हम उनसे बोलते हैं, वही होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर उन्हीं को फॉलो करता है। और ये कहाँ पे स्टोर रहते हैं, ये कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर रहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, इन दोनों को इसने मेमोरी में रखा हुआ है। अब ये 011 आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर 2 ही भाषा समझता है, एक 0 का और एक 1 का। ठीक है दोस्तों, सिर्फ यही 2 भाषा वो समझता है। तो ये वो अपने कोड में इसको किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने कोड में वो लिखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर वर्किंग के बारे में देखते हैं, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए कंप्यूटर वर्किंग के अंदर दोस्तों सीपीयू होता है। ठीक है दोस्तों, सीपीयू होता है, और सीपीयू के कई पार्ट होते हैं, जैसे एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स, कैच मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि कंप्यूटर वर्किंग के अंदर सीपीयू मैं देख रहा था क्या कि एएलयू होता है, रजिस्टर होता है, कैच मेमोरी होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। ये सारे पार्ट मिलकर हमारा एक सीपीयू बनाते हैं। ठीक है, और ये सब हमारे मेमोरी कार्ड में स्टोर रहते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या होता है दोस्तों, आपसे सबसे पहले पूछता है इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये डिवाइस ह्यूमन से डाटा प्राप्त करती हैं और उसे कंप्यूटर में रीडेबल फॉर्म मतलब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनका ह्यूमन यूज करता है, और इनके द्वारा कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को डालता है। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाएंगे सीबीटी, तो आपको माउस का यूज करना पड़ेगा, कीबोर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे इनपुट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। मेमोरी यूनिट क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, मेमोरी यूनिट क्या होती है, मेमोरी में डेटा प्रोग्राम स्टोर रहते हैं। और मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी होती है दोस्तों हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है दोस्तों, चलिए प्राइमरी मेमोरी क्या होती है उसे देख लेते हैं हम। तो प्राइमरी मेमोरी बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रैम, एक होता है रोम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैम की। तो रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी।
ठीक है दोस्तों, ये एक टेम्पोररी मेमोरी होती है जो कि जिसमें डाटा कुछ समय के लिए रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका स्मार्टफोन है, जब तक आप चला रहे हैं, जैसे व्हाट्सअप खोले, फेसबुक खोले, तो ये सब आपके रिसेंट ऐप में रहता है। लेकिन जैसे ही आप इस फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो ये सब आपके रिसेंट ऐप से गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रैम पे डिपेंड होते हैं, यानी ये सिर्फ कुछ समय के लिए रहते हैं। जब भी पावर ऑफ होता है, रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए रोम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रोम का फुल फॉर्म होता है रैंडम और रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। इसको हम डिलीट नहीं कर सकते और ना इसका कोई यूज हम कर सकते हैं। ये सिर्फ कंप्यूटर के यूज के लिए होता है, जिसे हम चेंज और डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये परमानेंटली स्टोर रहता है कहाँ पे? ये परमानेंटली स्टोर रहता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, रोम खत्म हो गया, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करता है। ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब सीडी, कंपैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ब्लू डिस्क। ठीक है दोस्तों, ये सब हो गए। ये सब क्या होते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी होते हैं, जिन्हें कंप्यूटर सीपीयू डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, इसे सीपीयू डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। इसे जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं ये तभी यूज कर सकता है। ठीक है, जैसे मेमोरी कार्ड में हम गाने वगैरह भरते हैं, मूवीज़ वगैरह भरते हैं, गेम्स वगैरह, इसको जब हम चाहें तभी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो सीपीयू के बारे में बात करते हैं। तो सीपीयू को क्या बोलते हैं? इसे ही माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। दोस्तों, सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, एएलयू, रजिस्टर, कैश मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका काम क्या होता है दोस्तों? सीपीयू का काम होता है दोस्तों, डाटा को प्रोसेस करता है ये और इन्फॉर्मेशन में बदल देता है, यानी जो आप 1 2 0 देख रहे थे उसी फॉर्म में बदल देता है। चलिए दोस्तों, एएलयू के बारे में बात करते हैं। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है दोस्तों, ये सीपीयू में एएलयू 2 ऑपरेशन परफॉर्म करती है। ठीक है, पहला क्या करती है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन फॉर्म करती है। ठीक है, और दूसरा लॉजिक ऑपरेशन फॉर्म करती है, जैसे एंड और नॉर, ये सब हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। रजिस्टर क्या होता है? तो ये कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। ठीक है, ये सबसे छोटी और सबसे तेज होती है। ठीक है, रजिस्टर में क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ देर के लिए रहते हैं, जैसे डाटा इंस्ट्रक्शन हो गए, कैरेक्टर हो गए, एड्रेस स्टोर हो गए, ये सब कुछ टाइम के लिए रहते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम देखें तो रजिस्टर की साइज जो है वो 16 बिट होती है, 32 बिट होती है और 64 बिट होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है? ये सीपीयू के सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। क्या होता है? ये सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर के सभी भाग को इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर के बीच तालमेल बना के रखता है। ठीक है, यानी ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात आया है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है दोस्तों, जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर डालते हैं और जब हम उसे निकालना चाहते हैं बाहर, तो वो हमें आउटपुट डिवाइस के फॉर्म में ही निकलता है। जैसे मॉनिटर में जो हम कंप्यूटर के स्क्रीन में देखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, हम उसे देखते हैं, यानी वो आउटपुट दे रहा है। प्रिंटर में मैंने कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाला कि मुझे एक इमेज प्रिंट करके दो, वो तुरंत वो इमेज प्रिंट करके मुझे दे देता है, यानी वो आउटपुट देता है मुझे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं, जैसे 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट। ठीक है, 1024 बिट का मतलब होता है 1 किलोबाइट। 1024 केबी का मतलब होता है क्या? 1 मेगाबाइट। 1024 एमबी का मतलब होता है 1 गीगाबाइट। और 1024 जीबी मतलब यानी गीगाबाइट का मतलब क्या होता है? 1 टीबी यानी टेराबाइट। टेराबाइट दोस्तों स्टोरेज की सबसे हाईएस्ट होती है। ठीक है, स्टोरेज की सबसे हाईएस्ट यूनिट होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? अभी तक दोस्तों हमने कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखा है। अब कंप्यूटर के कुछ मॉडर्न और हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में, तो देखिए सबसे पहले कंप्यूटर जो है कैलकुलेटर के फॉर्म में आया था, जिसे आप जानते ही होंगे, अबाकस। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो पास्कल कैलकुलेटर में बदला। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर हमें एक बड़ा सा कंप्यूटर जो कि बड़े रूम में रहता था, वैसा हमें मिल गया एक कंप्यूटर, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोलते थे। ठीक है दोस्तों, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोलते थे। चलिए दोस्तों कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में अगर हम दोस्तों बात करें,
जिसका समय चलता है 1942 से 1955। ठीक है दोस्तों। इस जनरेशन के कंप्यूटर की मेमोरी, ठीक है दोस्तों, इस जनरेशन के कंप्यूटर के मेमोरी और सर्किट निर्माण में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। किसका? आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब्स में इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक वैक्यूम में गति करते थे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलते थे और एनोड में चले जाते थे, जिससे धारा प्रवाह होता था दोस्तों, और बिजली दौड़ती थी, जिससे हमारे कंप्यूटर्स चलते थे। लेकिन क्या होता था दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इस जनरेशन के कंप्यूटर साइज बहुत बड़े होते थे। ठीक है, इनको इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती थी। ठीक है, और इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में स्टोरेज का मतलब मेमोरी, ठीक है, मेमोरी यानी मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग होता था। यानी जो बड़े बड़े स्टोरेज होते थे वो बड़े बड़े ड्रम में रखे जाते थे। आजकल अगर आप मेमोरी कार्ड को देखेंगे तो छोटे छोटे में आता है, मगर दोस्तों पहले का जो था वो बड़े बड़े ड्रम में स्टोरेज होते थे, वो भी काफ़ी कम होते थे, इसलिए ये फ्लॉप हो गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर में लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग होता था। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ENIAC, जो कि IBM 665 के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में दोस्तों ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग हमको देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये ट्रांजिस्टर जल्दी ही गर्म हो जाते थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते थे। ठीक है, और ये जो है क्या कहते हैं, सर्किट में अच्छे तरीके से काम तो करते थे, मगर क्या होता था, ये जल्दी ख़राब हो जाते थे। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हनीवेल 200, IBM 1401। ठीक है दोस्तों, चलिए इस जनरेशन के कंप्यूटर में दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज हमें देखने को मिला, जैसे कोबॉल, फोर्ट्रॉन। ठीक है, इसका समय चलता है 1955 से 1964। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, थर्ड जनरेशन के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमें ना तो ये वैक्यूम ट्यूब देखने को मिलता है, ना ही ट्रांजिस्टर देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है इंटीग्रेटेड सर्किट। दोस्तों इस सर्किट में सारे वायर को एक साथ जोड़ के काफ़ी छोटे फॉर्म में बना दिया जाता था, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर में काफ़ी आसानी तरीके से लग जाता था। दोस्तों इस जनरेशन के कंप्यूटर में हमने देखा है कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी छोटा हो गया था। हाँ, और वहाँ पे IC लगाने की मदद से मैक्सिमम पार्ट को एक ही चिप में लगा दिया जाता था, जिससे कंप्यूटर और तेज़ी से काम करने लगा। ठीक है, इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होता था, जैसे फोर्ट्रॉन 234, पास्कल। ठीक है दोस्तों, इसका समय चलता है 1965 से 1974। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हम। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ही पहली बार ऐसी पीढ़ी में रैम का प्रयोग हुआ, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग हुआ। ठीक है दोस्तों, जो आज के ज़माने में आप फ़ोन देखते हैं रैम होता है, वो इसी जनरेशन में चालू हुआ। ठीक है दोस्तों, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इसमें दोस्तों हमने PDP का भी प्रयोग किया, जिसका एग्जांपल होता है मिनी कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, जो मिनी कंप्यूटर PDP है उसका भी विकास इसी में हुआ, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, IBM 360। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में अगर हम देखें दोस्तों, तो इस पीढ़ी में LSI और VLSI का प्रयोग हुआ। ठीक है दोस्तों, LSI का मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इन दोनों चिप का विकास हुआ। ठीक है, इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे कंप्यूटर के आकार में जो है कमी आई। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि इससे क्या हुआ, इससे कंप्यूटर के आकार में काफ़ी छोटा हुआ, काफ़ी कंप्यूटर छोटा हुआ। आगे क्या हुआ कि इसकी क्षमता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि जब इसमें हम अच्छे अच्छे आधुनिक चीज़ें यूज करने लगे, आधुनिक चिप वगैरह यूज करने लगे, तो इससे इसकी रफ्तार क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, आगे हम इसी में देखें तो LSI VLSI चिप में लाखों कंपोनेंट्स को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। ठीक है, और ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इन सब को भी एक साथ उसी में रख दिया गया। इसका एक एग्जांपल है दोस्तों, जैसे अल्टियर 8000, जो कि काफ़ी अच्छा कंप्यूटर माना जाता था। दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में IBM ने पहला कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर दिखाया। ठीक है, इस पीढ़ी में माउस कीबोर्ड का भी विस्तार हुआ। ठीक है दोस्तों, इसी पीढ़ी में MS-DOS, MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का विकास हुआ। हाई स्पीड लैन वैन का भी यहाँ पे विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखें तो अगर मेन चीज़ अगर नोटिस करें हम, तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी दोस्तों जो हम आज के ज़माने में कंप्यूटर्स यूज करते हैं दोस्तों, वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में, तो ये हमको सुपर कंप्यूटर दिख रहा है छोटा सा। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। इस जनरेशन में ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया, यानी इसमें अभी लाखों यूज होते थे, अब इसमें और ज़्यादा आप करोड़ों
ठीक है दोस्तों, करोड़ों कैलकुलेशन आसानी से संभव बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, स्टोरेज के लिए कंपैक्ट डिस्क का विकास हुआ, जो कि सीडी आपको आती थी पहले, आप देख सकते हैं। इंटरनेट, ईमेल, डब्ल्यू का विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, इसी जनरेशन में हुआ। जैसे IBM नोटबुक, सुपर कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, PC, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं, 5th जनरेशन कंप्यूटर के। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन के बारे में, कि कंप्यूटर कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन कराया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर को हम मेनली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक मैकेनिज्म, एक साइज के आकार में। ठीक है दोस्तों, मैकेनिज्म यानी कार्य प्रणाली। ठीक है, यानी कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो इसके 3 टाइप होते हैं, एक एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। और जबकि आकार के हिसाब से देखें तो एक माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते हैं आकार में। चलिए दोस्तों, कुछ इनके बीच में डिफरेंस हम देख लेते हैं। जैसे एनालॉग, ठीक है दोस्तों, एनालॉग, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस हम देख लेते हैं। तो एनालॉग, ये कंप्यूटर भौतिक राशियों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, वेट मशीन। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे होता है, ये साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यूज होता है। जबकि डिजिटल कंप्यूटर का यूज मनोरंजन के क्षेत्र में होता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज पेट्रोल पंप के मशीनों में होता है। देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर न्यूमेरिक डेटाबेसेस को प्रोसेस करता है और नॉन न्यूमेरिक डेटाबेस को भी प्रोसेस करता है, जैसे प्लस माइनस, ठीक है, एट द रेट, स्लैश, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इन सबको। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम का भी प्रयोग करते हैं। जबकि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे आप पेट्रोल पंप पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, 1970 में हुआ। ठीक है, ये आकार में काफ़ी छोटे होते हैं और इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है, जिसे आप लोग घर में यूज करते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, ठीक है, टैबलेट, PC, ये सब। ठीक है, इसका यूज मनोरंजन बिजनेस के लिए होता है, जैसे IBM, कॉम्पैक, लेनोवो, HP और एक्सेट्रा, डेल, एसोस, एसर, ये सब आते हैं ना, ये सब। ठीक है, चलिए मेन फ्रेम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये मिनी कंप्यूटर होते हैं जो कि बड़े होते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इनका यूज दोस्तों काफ़ी जो है सीक्रेट तरीके से होता है, और काफ़ी जो है अच्छे चीज़ों में होता है। अच्छे मतलब जिसमें आधुनिक चीज़ों का यूज होता है, जैसे सरकारी विभागों में, अनुसंधानों में, बैंकिंग में, IBM के लिए। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, ये एक सिंगल पर्पज़ के लिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे IBM 370, IBM S 390। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखेंगे ध्यान से, ब्रश का साइज मैं थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, चलिए हो गया। अब आगे हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ये कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं। ये आकार में, ये कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, ये अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर में लगे होते हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत सारे CPU समानांतर में काम करते हैं। मतलब क्या, कि ये कंप्यूटर होता है और उसमें हज़ारों CPU को एक साथ लगा दिया जाता है, जिससे कंप्यूटर का रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो जाता है, और कंप्यूटर काफ़ी जल्दी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेता है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बना, जिसे किसने बनाया था, सीडैक कंपनी ने बनाया था। ठीक है, जिसका क्या नाम था, CDC 6600। ठीक है, जिसका सबसे सफल कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों, जो कि 1976 में बना था, जिसका नाम क्रे 1 था। ठीक है दोस्तों, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, परम 8000 था, जिसे सीडैक कंपनी ने बनाया था। एग्जाम्पल इसके होते हैं, जैसे ग्राफिक्स, मौसम की भविष्यवाणी, अंतरिक्ष यात्रा के एग्जीक्यूशन में, इन सब में सुपर कंप्यूटर्स का यूज होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों हमने तेज़ी से अच्छे से देखा सारे कंप्यूटर्स के हर एक पार्ट के बारे में, और दोस्तों हमने अपना कंप्यूटर जो है कंप्लीट कर लिया। दोस्तों अब इसका एक और पार्ट बच जाता है फुल फॉर्म्स के बारे में। उसे दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराऊंगा, अलग से कराऊंगा। इसलिए कराऊंगा दोस्तों क्योंकि फुल फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक ही वीडियो में बनाने से दोस्तों वीडियो भी लंबी हो जाएगी, जो कि आपको देखने में थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। छोटे छोटे वीडियोस आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तेज़ी से दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।